महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, कठिनाई के बीच में ही अवसर छिपा होता है। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं जहां चुनौतियों और अवसर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 20 जनवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और इसने वैश्विक समीकरणों में आप कह सकती हैं एक हलचल मचा दी है। खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच उनका जो दशकों पुराना ट्रांसअटलांटिक गठबंधन है, उस पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। और ये वो गठबंधन है जो करीब 7 दशकों तक एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रीढ़ रहा है। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार एक विश्लेषण है, शीर्षक है ट्रंप युग में ट्रांसअटलांटिक दरार और यूरोप का लचीलापन। ये स्रोत इस महत्वपूर्ण रिश्ते की मौजूदा स्थिति और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको टटोलता है। हमारा लक्ष्य है इस जटिल मुद्दे के जो अहम पहलू हैं उनको समझना, खास तौर पर उन श्रोताओं के लिए जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस अनिश्चितता के माहौल से जो ट्रंप प्रशासन के दूसरे दौर के साथ आया है। स्रोत ये इशारा करते हैं कि प्रशासन का रवैया वो दोस्तों और प्रतिद्वंदियों दोनों के प्रति लगभग एक जैसा सा रहा है, जिससे जो स्थापित रिश्ते हैं उनमें एक किस्म की अस्थिरता आ गई है और ट्रांसअटलांटिक गठबंधन में दरारें तो अब बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। चाहे वो व्यापार हो, सुरक्षा हो या फिर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, टेक्नोलॉजी, लगभग हर मोर्चे पर मतभेद दिख रहे हैं, टकराव भी। और ये मामला सिर्फ नीतियों के मतभेद तक ही सीमित नहीं है, है ना? विश्लेषण ये भी बताता है कि ट्रंप प्रशासन ने यूरोप की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें भी दखल दिया है, खासकर यूरोप के जो धुर दक्षिणपंथी दल हैं उनका समर्थन करके। ये तो सीधे सीधे उस लोकतांत्रिक और आपसी निर्भरता की विचारधारा पर चोट है जिस पर ये पूरा गठबंधन बना था। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ ऊपरी मतभेद नहीं है, ये उस गहरे भरोसे का क्षरण है, उसका टूटना है जिस पे ये गठबंधन दशकों से टिका हुआ था। व्यापारिक तनाव को ही देख लीजिए। स्रोत बताता है कि भले ही हाल में एक सीमित EU-US व्यापार समझौता हुआ हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन के जो टैरिफ लगाने के कदम थे उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते को हिला कर रख दिया है। ये रिश्ता 2024 में करीब 1.6 ट्रिलियन यूरो का था। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो इसे अस्थिर करना कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि जो आपसी आर्थिक निर्भरता है उसकी नींव पर असर डालता है। हाँ, और पहले जो एक रणनीतिक साझेदारी का भाव था वो अब काफी हद तक लेन देन पर आधारित नजर आता है। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, सुरक्षा के क्षेत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हाँ, सुरक्षा की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। यूरोपीय सदस्य देशों ने नाटो की तरफ अपना रक्षा खर्च बढ़ाने का वादा तो किया है और शायद इससे ट्रंप प्रशासन फिलहाल कुछ हद तक संतुष्ट भी दिखे, लेकिन अमेरिकी नीतियों में जो अस्थिरता है और जिस तरह अमेरिका अपनी प्राथमिकताएं इंडो पैसिफिक क्षेत्र की तरफ केंद्रित कर रहा है, उससे यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पर एक, आप कह सकते हैं, स्थायी प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। विश्लेषक जैसे डैनियल फियोट हैं, वो इसी ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि भले ही नेटो के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठ रहे हों, हाल की कुछ कार्रवाइयां ये भी दिखाती हैं कि अमेरिका पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। लेकिन यूरोप अब पूरी तरह अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, ये साफ है। यूरोपीय संघ रक्षा क्षेत्र में अमेरिका से पूर्ण स्वतंत्रता की योजना शायद ना बना रहा हो, लेकिन वो नई रक्षा औद्योगिक पहलों के जरिए अपनी निर्भरता को संतुलित करने की कोशिश जरूर कर रहा है। भरोसे का जो क्षरण हुआ है वो दिखाता है कि ये साझेदारी अब पहले जैसी नहीं रही, मौलिक रूप से बदल गई है। और यूक्रेन का मुद्दा, वो तो एक बड़ी परीक्षा होगी। बिल्कुल। यूक्रेन का मुद्दा इस स्थिति की असल परीक्षा साबित होगा। अगर वॉशिंगटन अपना समर्थन कम करता है तो क्या यूरोप यूक्रेन को लगातार समर्थन दे पाएगा? ये यूरोप की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों का इम्तिहान होगा। और यहाँ लिनास कौजाला जैसे विचारक जो बाल्टिक देशों के अनुभव से बात करते हैं, उनका कहना है कि इस तरह के व्यवधान केवल जोखिम नहीं लाते हैं, बल्कि ये अनुकूलन और मजबूती के अवसर भी पैदा करते हैं। शायद ये संकट यूरोप को अपनी रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि यही आइंस्टीन की बात याद आती है, कठिनाई के बीच अवसर। तो क्या ये उथल पुथल यूरोप के लिए अपनी राह खुद बनाने का मौका है?
रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और लचीलेपन में निवेश करने का अवसर। और ये डी रिस्क करने की बात भी सामने आ रही है, यानी अमेरिका और चीन दोनों पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करना। ये डी रिस्क का मतलब क्या है, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। जरूर। देखिए, डी रिस्किंग का मतलब पूरी तरह से अलग होना या डीकपलिंग नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को किसी एक बाहरी शक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने के जोखिमों से बचाना। यूरोप यह समझ रहा है कि न तो अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है, कम से कम मौजूदा हालात में, और ना ही चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों में जो रणनीतिक जोखिम है उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए वो अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाना चाहता है, अपनी खुद की औद्योगिक क्षमताएं खासकर रक्षा और टेक्नोलॉजी में बढ़ाना चाहता है, और साथ ही दुनिया के अन्य हिस्सों में नए साझेदार ढूंढ रहा है। और यूरोप इस दिशा में कुछ कदम उठा भी रहा है ना? जैसे आपने कहा, रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने की पहल। हाँ बिल्कुल, ये पहली शुरू हो गई हैं। अब देखिए, इन्हें पूरी तरह से कारगर होने में समय लगेगा, ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन इनकी दिशा स्पष्ट है। एक ज्यादा आत्मनिर्भर यूरोप बनाना, जो अमेरिका के साथ साझेदारी तो रखे लेकिन एक बराबरी के स्तर पर। इल्के टॉयगुर जैसे यूरोपीय विश्लेषक हैं, उनका तो तर्क है कि शायद ये युद्ध के बाद की जो उदारवादी व्यवस्था थी उसका अंत है, और यूरोप को अब अमेरिका के स्पष्ट नेतृत्व के बिना ही यूरोपीय एकीकरण, बहुपक्षीय संस्थानों और वैश्विक सहयोग का अपना 21वीं सदी का संस्करण गढ़ना होगा। खुद को उन देशों के लिए एक स्थिर विकल्प के रूप में पेश करके जो अमेरिकी नीतियों की अविश्वसनीयता से चिंतित हैं, यूरोप अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ा सकता है। और नए साझेदारों की तलाश में भारत, कनाडा, दक्षिण कोरिया जैसे देशों का नाम भी आ रहा है। साथ ही यूरोप अपने सिंगल मार्केट को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये सिंगल मार्केट यानी एकल बाजार क्या है, इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा समझाएंगे प्लीज? जरूर। सिंगल मार्केट या एकल बाजार, ये यूरोपीय संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब है सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही, कोई बाधा नहीं। यानी कंपनियों के लिए पूरे यूरोप में व्यापार करना आसान है, और नागरिकों के लिए कहीं भी काम करना या रहना। इसे और मजबूत करने का मतलब है यूरोप की आंतरिक आर्थिक शक्ति को बढ़ाना, ताकि वो बाहरी दबावों का बेहतर मुकाबला कर सके। ये सब देखकर वाकई यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक थे जीन मोनेट, उनकी बात याद आती है। उन्होंने कहा था, यूरोप विल बी फोर्ज्ड इन क्राइसिस, यानी यूरोप संकटों में ही कड़ा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो क्या ये सिर्फ टैरिफ और व्यापार युद्धों तक सीमित है या और भी गहरे मुद्दे हैं? देखिए, टैरिफ तो वो हैं जो सतह पर दिखते हैं, चिंगारियां कह लीजिए। फिलिपो फासूलो जैसे आर्थिक विश्लेषक कहते हैं कि यूरोपीय संघ को सिर्फ जवाबी कार्रवाई, मतलब टैरिफ के बदले टैरिफ, इससे आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। असली चुनौती यूरोप की उत्पादकता में कमी है, जो एक मुद्दा रहा है। बिखरे हुए पूंजी बाजार हैं, जिसे कैपिटल मार्केट्स यूनियन बनाकर ठीक करने की कोशिश हो रही है, पर अभी काम बाकी है। और तकनीकी नवाचार में निवेश की जरूरत है। यूरोप को अपनी आंतरिक आर्थिक कमजोरियों को दूर करना होगा, ताकि वो वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा रह सके। और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, वहां भी तो अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव रहा है, खासकर बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों को लेकर। हाँ, वो एक अलग ही मोर्चा है। जॉर्जियो स्वर्दी जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि यूरोपीय संघ और अमेरिकी बिग टेक के बीच तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर डेटा प्राइवेसी और प्रतिस्पर्धा नियमों को लेकर, GDPR वगैरह। ट्रंप प्रशासन का रवैया यूरोपीय संघ के डिजिटल नियमों के प्रति ज्यादा कह सकते हैं शत्रुतापूर्ण रहा है। ऐसे में यूरोप के लिए अपनी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना बहुत जरूरी हो गया है, और एक डिजिटल उपनिवेश बनने से बचना। इसका मतलब है अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना, अपनी खुद की तकनीकी क्षमताएं विकसित करना, और वैश्विक डिजिटल नियमों को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाना। ये आसान नहीं है, पर जरूरी है। आपने पहले यूरोप की घरेलू राजनीति में अमेरिकी दखल और धुर दक्षिण पंथ के समर्थन का जिक्र किया था। स्रोत में अमेरिकी मैगा विचारकों और यूरोपीय राष्ट्रवादियों के बीच गठजोड़ की बात भी है। ये मैगा क्या है और इसका क्या मतलब है यहाँ? जी, मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रमुख नारा रहा है, और एक खास किस्म की रूढ़िवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। सोफिया बैश और तारा वर्मा जैसे विश्लेषक बताते हैं कि अमेरिकी मागा आंदोलन से जुड़े विचारकों और यूरोप के जो राष्ट्रवादी संप्रभुतावादी दल हैं, उनके बीच एक वैचारिक नजदीकी बढ़ रही है, एक गठजोड़ बन रहा है। ये दोनों ही समूह स्थापित व्यवस्था के आलोचक हैं, परंपरावाद और राष्ट्रवाद पर जोर देते हैं।
ये एक नए किस्म के ट्रांसएटलांटिक वाद को जन्म दे रहा है, जो पुराने उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाले मॉडल से बिल्कुल अलग है। और ये गठजोड़ यूरोप की अपनी एकता और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक और चुनौती पेश करता है। ये तो काफी जटिल स्थिति है। और इन सब बदलावों के बीच यूरोप की चीन नीति का क्या अमेरिका से बढ़ती दूरी का असर चीन के प्रति यूरोप के रवैये पर भी पड़ रहा है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। गेजन वेबर जैसे विशेषज्ञ इसी पर ध्यान दिलाते हैं। ट्रांस अटलांटिक दरारों के बीच यूरोप की चीन नीति में कई आंतरिक मतभेद हैं। कुछ देश चीन को मुख्य रूप से एक आर्थिक प्रतिद्वंद्वी और एक जरूरी व्यापारिक भागीदार के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य देश खासकर पूर्वी यूरोप के सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर ज्यादा जोर देते हैं। अमेरिका चाहता है कि यूरोप चीन के प्रति ज्यादा सख्त रवैया अपनाए, लेकिन यूरोप अपने आर्थिक हितों को भी साधना चाहता है। वो डी रिस्किंग की बात करता है, डीकपलिंग की नहीं। तो चीन के संबंध में एक एकीकृत सुसंगत यूरोपीय नीति बनाना और उसे अमेरिका के साथ समन्वित करना ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इतनी सारी वैश्विक उथल-पुथल हो रही है, इसका भारत के लिए क्या मतलब है? क्या इस स्थिति में भारत के लिए भी कोई अवसर है? आपने पहले नए साझेदारों का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर भारतीय श्रोताओं के लिए। ध्रुव जयशंकर का विश्लेषण इसी भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखता है। उनका मानना है कि अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती ये दरारें या कहें ये बदलाव वास्तव में यूरोप और भारत के लिए अपने संबंधों को और मजबूत करने के नए अवसर खोलते हैं। चाहे वो व्यापार हो, कनेक्टिविटी परियोजनाएं हो, रक्षा सहयोग हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना हो, इन सभी क्षेत्रों में यूरोप और भारत स्वाभाविक साझेदार बन सकते हैं। ये यूरोपीय संघ भारत साझेदारी को एक गुणात्मक रूप से नए और ज्यादा रणनीतिक चरण में ले जाने का मौका हो सकता है, जहां दोनों पक्ष मिलकर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इसे समेटना चाहें आज की चर्चा को, तो क्या कहेंगे? देखिए, संक्षेप में कहें तो ट्रांसएटलांटिक संबंध एक बुनियादी, एक मौलिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वो पुरानी निश्चितताएं जिन पर यह रिश्ता दशकों से टिका था, अब खत्म हो रही हैं या कमजोर पड़ रही हैं। यूरोप को इन नई वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा, अपनी राह खुद बनानी होगी और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। ये एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, इसमें अवसर भी निहित हैं। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये समझना क्यों महत्वपूर्ण है? आपने शुरू में जिक्र किया था। जी, यूपीएससी के नजरिए से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर खंड के लिए यह विषय बेहद अहम है। जीएस पेपर 2 का महत्वपूर्ण हिस्सा। ये सीधे तौर पर बदलती वैश्विक व्यवस्था, प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों की गतिशीलता, भारत की विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभाव और रणनीतिक स्वायत्तता जैसी जो अवधारणाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। प्रीलिम्स में तथ्यात्मक सवाल बन सकते हैं समझौतों को लेकर, संस्थाओं को लेकर, और मेंस में तो विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं, जैसे इन बदलावों का भारत के हितों पर क्या असर पड़ेगा, या यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश कितनी यथार्थवादी है। तो इस विषय की गहरी समझ वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को समझने में बहुत मदद करेगी। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे? पहला, ट्रंप 2.0 ने अमेरिका यूरोप संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया है, जिससे चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा हुए हैं। दूसरा, यूरोप अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत जैसे नए साझेदारों के साथ रिश्ते मजबूत करना भी शामिल है। जी, और अंतिम विश्लेषण में, जैसा कि आयोनेला मारिया सियोलान ने अपने निष्कर्ष में कहा है, इस साझेदारी का भविष्य कुछ बड़े सवालों पर टिका है। पहला, यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता का स्तर क्या रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है शायद। दूसरा, क्या यूरोप खुद एक मजबूत सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर पाएगा, शायद नेटो के भीतर एक यूरोपीय स्तंभ को मजबूत करके? और तीसरा, यूक्रेन युद्ध का नतीजा क्या होगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यूरोप के लिए चुनौती एक ऐसा संतुलन बनाने की है जहां वो अमेरिका के साथ जरूरी सहयोग, खासकर सुरक्षा में, बनाए रखे और साथ ही अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को भी आगे बढ़ाए। ये संतुलन साधना ही आने वाले वर्षों में यूरोपीय नीति और ट्रांस अटलांटिक संबंधों के भविष्य को आकार देगा। आज इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी चर्चाओं से जुड़े रह सकें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और जाते जाते आपके लिए एक विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ जाते हैं। क्या यूरोप का संकटों के माध्यम से मजबूत होना, जैसा कि जीन मोनेट ने कल्पना की थी, अनिवार्य रूप से अमेरिका से ज्यादा दूरी बनाने की कीमत पर ही संभव होगा, या फिर एक नए, ज्यादा संतुलित किस्म की साझेदारी उभर सकती है, जहां यूरोप ज्यादा स्वायत्त हो लेकिन अमेरिका के साथ सहयोग भी बना रहे? इस पर आप स्वयं विचार मंथन कर सकते हैं। धन्यवाद।